या खराब होने के बाद रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। मेंडल साहब जो काम किए हुए थे, ठीक है, उनका क्या था कि जो भी कैरेक्टर या एलील है या जो भी कैरेक्टर है उसके लिए कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। यस और Yes, Yes, sir. sir. और ये फैक्टर्स पेयर्स में अवेलेबल, ठीक है। Yes, और sir. वो पेयर जैसे हाइट अगर हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, GIGHT, अगर हम हाइट देखना चाह रहे हैं तो ये कैरेक्टर है, इसके दो एलील्स अवेलेबल हैं, एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील। और डोमिनेंट और रिसेसिव एलील के पेयर का एक कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल टी स्मॉल टी। और इन्होंने ये जो पेयर तैयार किया था इसके पीछे कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं था, मैथमेटिक्स था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मैथमेटिक्स में उन्होंने क्या किया कि टॉल को कैपिटल टी और इस ड्वार्फ को स्मॉल टी डाला हुआ था, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये डाला तो जीनोटाइप, ठीक है, जीनोटाइप प्लस फिनोटाइप जो है वो भी आपका निकल करके आया। जीनोटाइप में ये 1:2:1 निकल करके आया था और फिनोटाइप में ये सारे के सारे टॉल निकल रहे थे, तो 3:1 का रेशियो निकल कर। लेकिन ये फैक्टर क्या होते हैं, उन्होंने कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन क्यों तैयार किया था? ये कॉम्बिनेशन तैयार हुआ था प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पे तैयार हुआ था, उसका भी उन्होंने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बताया कि आखिर ये प्रोबेबिलिटी पे जो हम लोग जो तैयार कर रहे हैं वो असॉर्टमेंट के समय या गैमेट बनाने के समय क्या ये जरूरी है कि वो ऐसा होगा ही या नहीं होगा। किसी भी वक्त में जिस समय मेंडल पढ़ रहे थे, क्या उस वक्त में कोई भी क्रोमोसोम या जीन का जिक्र आया था क्लास में भी? No, sir. No, sir. ठीक है, लेकिन इसी के लगभग लगभग 1865 के आसपास का इनका काम था, सॉरी 56 लिख दिया, 1865 के आसपास का काम था। और 1902 के आसपास में जब माइक्रोस्कोपी, ठीक है, और वगैरह वगैरह सब चीज डेवलप कर चुका था, तो कोई भी सेल जिस वक्त डिवाइड कर रहा होता है तो हम कैपेबल होते हैं क्रोमोसोम को दोनों ही स्ट्रक्चर में देखने के लिए, यानी डिवीजन में, चाहे आप माइटोसिस हो या मियोसिस हो, ठीक है, तो माइटोसिस हो या मियोसिस हो आप इस दोनों में ही इसको देख सकते हैं। यस सर? Yes, sir. यानी क्रोमोसोम जब माइटोसिस कर रहा होगा तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में प्रोफेज वन के अंदर में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, फिर प्रोफेज 1 के बाद में प्रोफेज 1 के बाद में एनाप्रोफेज, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर इसके बाद में प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो ये सारे के सारे जब क्रोमोसोम को स्टेनिंग करके और तब जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि अच्छा ये क्रोमोसोम में स्टेनिंग करने के बाद हम लोगों को ये चीज पता चली है कि एक्चुअली में क्रोमोसोम लेवल पे हो क्या रहा है। यस और नो? यही वो चीज था जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हुए। यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. तब हम लोगों को एक्चुअली में पता चला कि ये मियोसिस के समय में जो अनडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, उसके लिए एक्चुअली में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई भी सेल के इक्वेटर रीजन पे क्रोमोसोम, कौन कौन से क्रोमोसोम यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिसाइड किया जाता है, जिसमें आप देखे थे कि येलो और रेड के साथ ग्रीन और ब्लू कोई भी क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहे थे और इसके लिए अलग अलग तरह के ये तैयार हो रहे थे, गैमेट्स तैयार हो रहे थे। ये सब Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकिए, ठीक है। तो जो भी स्टडीज किए गए वो 1902 में जब आपका इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप हो चुका था तब पता चला हम लोगों को कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में मेंडल साहब जो मैथमेटिकली दे रहे थे कि हाँ ये फैक्टर है और इसमें किस तरीके से वो काम करता है,
एक्चुअली में उसका क्रोमोसोम लेवल पे डिस्क्राइब कर पाना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और या उसमें एक वेरिएशन भी क्रिएट हो सकता था। मेंडल साहब के अपने डिस्कशन में किसी भी तरीके से लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, इन सब चीजों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। लिंकेज कहने का मतलब है असॉर्टमेंट का है, ठीक है। हमारे आज के लैंग्वेज में लिंकेज है, प्रिमिटिव लैंग्वेज में असॉर्टमेंट आ जाता है। रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब हो जाता है प्रोबेबिलिटी। मेंडल साहब जो प्रोबेबिलिटी खोज रहे थे कि ये रिकॉम्बिनेशन है, ये रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी था। और असॉर्टमेंट था कि अगर आपके पास में लिंकेज है, असॉर्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, तो कैपिटल टी यानी कि येलो फ्लावर के साथ में क्या रेड फ्लावर का दोनों जीन जा सकता है, रेड और व्हाइट का दोनों जीन जाएगा कोई, या कोई एक जीन। इसका इस स्टडी का सबसे बड़ा लॉजिक क्या था, क्या कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को क्यों पढ़ा जाना चाहिए था? क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि मेंडल साहब सिर्फ 7 कैरेक्टर्स पे पढ़ाई कर रहे थे, सिर्फ 7 और 7 कैरेक्टर्स पे पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स पे ही वो पढ़ाई की है। और पी प्लांट पे जब क्रोमोसोम का नंबर देखा गया तो वो भी 7 था। इसमें से 2 क्रोमोसोम को अगर आप हटा दीजिएगा, सेक्स क्रोमोसोम को, तो टोटल 5 फंक्शनल क्रोमोसोम्स होते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, जो पी प्लांट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार बता दें कि पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स के लिए 7 क्रोमोसोम था, और उस वक्त हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि हर एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर हो। ये एक क्रोमोसोम हुआ ए, ये कोई दूसरा क्रोमोसोम हुआ, या 1 और 1 लिखो, ये दूसरा क्रोमोसोम हुआ 2 2, ये तीसरा क्रोमोसोम है जहाँ 3 और 3 है, ये चौथा क्रोमोसोम है जहाँ 4 और 4 है। तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम है, इसलिए जितना कैरेक्टर जिस पे मेंडल साहब पढ़ रहे थे वो सारे क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम पे अवेलेबल होंगे, इसलिए उसको बता पाना या एक्सप्लेन कर पाना संभव। लेकिन जब आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। यस और नो? यस सर। अभिनव? अभिनव? तो हम ह्यूमंस की जब स्टडी कर रहे हैं इन कॉम्पेरिजन टू द पी प्लांट, जब ह्यूमंस की रिकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम्स मदर साइड से या मैटरनल साइड से, और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पैटर्नल साइड से आता है। यस और नो? पेयर में यस नहीं और ना नो? आता है। नहीं, 23 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स, यस ये सर। दोनों मिलकर यस के सर। पेयर बनाएंगे ना, यस सर। ठीक है। तो 23 क्रोमोसोम्स अगर मैटरनल और पैटर्नल साइड से आ रहे हैं, तो और हमारे अंदर में कितने जीन्स हैं, सपोज कर लो, एक मोटा मोटी भी मान के चलते हैं अभी बताने के लिए क्लास 12th लेवल पे, कि अगर हमारे अंदर 100 जीन भी है या 1000 जीन भी है, तो क्या हमारे पास हर क्रोमोसोम पे एक जीन होने का चांस है? नो सर। ठीक है। तो मेंडल साहब का कहना था कि एक क्रोमोसोम कैपिटल टी के लिए है, दूसरा क्रोमोसोम जो है कैपिटल आर के लिए है। तो हो सकता है गैमिट बनाने के समय में ये 1 और 2 गैमिट बनाए, जिसमें कैपिटल टी का एक क्रोमोसोम और कैपिटल आर का एक क्रोमोसोम, कैपिटल टी का एक क्रोमोसोम और कैपिटल आर का एक क्रोमोसोम जाए। लेकिन जब आप ह्यूमंस की बात करते हैं तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जीन है जिसको एकोमोडेट किया गया है। एक्चुअली ह्यूमन नहीं, मिलानोगास्कर का। यानी हम लोग इसके पहले जो थे मिलानोगास्कर पे जो स्टडी किया गया था मॉर्गन का काम, तो ये था कि नंबर ऑफ जीन्स आर विच आर सिचुएटेड ऑन सिंगल क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम का एक ही पार्ट गैमीट के अंदर में सॉर्ट कर रहा है, तो ये पॉसिबल है कि उस क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स अवेलेबल। यस सर? यस सर। ठीक है। अभिनव, अगर रिस्पॉन्स कर सकते हो तो रिस्पॉन्ड करो प्लीज। ठीक है ना? अगर हम कहें कि अगर ये क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 क्रोमोसोम नहीं बल्कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये गैमिट बना रहे होते हैं तो हर में एक ही सेट ये जाएगा क्रोमोसोम का। यस और नो? यस सर।
और इसके एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स अवेलेबल हैं, इसके मतलब कि पूरा जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं, एज अ होल सेट, ये वर्ड यूज किया गया हुआ है, एज अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम के तौर पे इनका ट्रांसफर किया जाता है। तब जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात आप कर रहे हैं क्रोमोसोम के हिसाब से मेंडल साहब, तो वो तो वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ ए बी सी डी सब एक ही क्रोमोसोम पे हैं। तो यहाँ ए बी सी और डी जो है वो पूरा का पूरा एक ही जीन पे आ रहे हैं। तब हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जीन ए, जीन बी, जीन सी और जीन डी को अलग अलग नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। यस मैम, Yes, sir. ठीक है। इसीलिए जब आपका एक स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, इट माइट बी पॉसिबल, मॉर्गन का स्टडी था, मॉर्गन का था या फिर अच्छा ठीक है, इनका स्टडी था मॉर्गन का या बाकी लोगों का, उस वक्त थियोडोर, थियोडोर क्या नाम था साइंटिस्ट का, मैं भूल रहा हूँ, बोवेरी, थियोडोर बोवेरिस जो हैं, उन लोगों के स्टडी पे ये स्टेटमेंट आया कि इट माइट बी मोर देन वन फैक्टर, ठीक है, मोर देन वन फैक्टर, जो असॉर्टमेंट के समय में आपको कंट्रोल किए जा रहे थे क्रोमोसोम के मूवमेंट पे। यानी कि अगर आप सिंपली लिखते हैं कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर डब्ल्यू डब्ल्यू, ये सारे जीन्स हैं और प्रोबेबिलिटी बनता है कि ये गैमेट में इंडिविजुअली ट्रांसफर हो रहे होंगे, और आपके पास अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स का आपके पास गैमेट्स अवेलेबल है, ये जरूरी नहीं। क्योंकि जब आप एक क्रोमोसोम के आर्म पे जब आप स्टेनिंग कर रहे हैं और एक क्रोमोसोम के आर्म पे एक से ज्यादा जीन्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो एज अ सिंगल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम वो ट्रांसफर होते हैं गैमेट में, और तब आपके जीन ए बी सी और डी जो हैं, इनको हम लोग लिंक्ड जीन बोलते हैं। यानी कि जब भी क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा, ये सारे जीन एक साथ किसी गैमेट पे जाएंगे, इनको अलग अलग आप गैमेट के में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या हुआ अभिनव, बीच में चले गए थे? नहीं नहीं सर, वो माइक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके ना, अगर इस तरीके से मॉर्गन का स्टडी स्टार्ट हुआ और उन्होंने देखा, तब उन्होंने दिया कि कई जीन्स ऐसे हैं जो आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। और ये है, अब इसमें 3 केसेस हैं। अगर मैं एक बार के लिए नीचे जाके देखता हूँ कि क्या उन चीजों को यहाँ डिस्कस किया गया है या डायरेक्ट ड्रोसोफिला वाला डिस्कस कर दिया, नहीं, यहाँ डिस्कस नहीं है। चलिए, तो हम एक एग्जांपल आपको दे दे, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है जो बता रहे हैं, यस क्योंकि सर। कंफ्यूजन होना चाहिए। हम 3 केस लिखते Yes, हैं, sir. कंडीशन ए लिखते हैं कंडीशन ए लिखते हैं जिसमें कैपिटल ए, थोड़ा सा साइज पे ध्यान देना, क्योंकि ज्यादा हम पेन का कलर चेंज करेंगे तो ज्यादा समय चला जाएगा। कैपिटल बी, कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, चलो चेंज कर ही लेते हैं, ठीक है। कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल, ये कंडीशन अवेलेबल है, यस और नो? और इसके अंदर में आपके Yes, यस sir. सर। आप हाँ, इसके अंदर में 4 गैमिट बनते हैं। 4 गैमिट में आपके एक गैमिट ऐसे हो सकते हैं, 2 गैमिट ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्मॉल ए का क्रोमोसोम गया है, जीन या कैरेक्टर ए के लिए जो जीन ए है वो 2 में गए होंगे स्मॉल ए वाले, और 2 में कैपिटल ए वाला गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, No, नो sir. सर। ठीक है। और फिर से आ जाइए, ये हो गए कैपिटल बी, और ये होंगे यस, कैपिटल बी यहाँ पे भी डाल दीजिए, कैपिटल बी, और ब्लू वाला को यूज कीजिए, स्मॉल बी एंड स्मॉल। ये हो गया इंडिपेंडेंट असॉर्ट। यानी आप देखिए कि आपके पास एक गैमिट है जो कैपिटल ए कैपिटल बी कंटेनिंग है, दूसरा गैमिट है जो कैपिटल ए स्मॉल बी कंटेनिंग है, तीसरा गैमिट है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कंटेनिंग है, चौथा जो है स्मॉल ए और स्मॉल बी कंटेनिंग है।
ये जब आप देखते हैं तो ये बिल्कुल मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैच करता है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कंडीशन ये क्या लग रहा है, देखो रिजल्ट मेंडल साहब जैसा आया है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो मॉर्गन, बोवेरिस वगैरह इन लोगों का दिया हुआ है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो पता चलता है कि जीन ए और जीन बी, चाहे वो डोमिनेंट केस में हो चाहे वो रिसेसिव केस में हो, दे आर situated at different chromosomes, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. जब ये दोनों जीन ए और जीन बी अलग अलग क्रोमोसोम पे अवेलेबल हैं तब का केस। कुछ केसेस में ऐसा दिखा, मॉर्गन और बाकी लोगों को कुछ केसेस में ऐसा दिखा कि हमारे पास जो हाइब्रिड या क्रॉस ओवर टाइप का जो गैमिट्स है वो बन ही नहीं रहा है, हमारे पास में सिर्फ कैपिटल ए कैपिटल बी बन रहा है, स्मॉल ए और स्मॉल बी बन रहा है। बीच का दोनों का जो है, इन दोनों के बीच का जो कैपिटल स्मॉल ए और कैपिटल बी थे और कैपिटल ए स्मॉल बी थे, ये इनका सिंथेसिस हो ही नहीं रहा है। कुछ कैरेक्टर्स हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स। तो मॉर्गन और इन लोग जब स्टडी किए तो उनका एजम्पशन हुआ कि ऐसा पॉसिबल है ना कि कोई क्रोमोसोम ऐसे हो जिसमें ए और बी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। Yes, sir. Maybe it can occur. ठीक है, मे बी। अब ए और बी को दूसरे कैरेक्टर के हिसाब, हाँ ए और बी को दूसरे कैरेक्टर के हिसाब से देखो, तब समझ में आएगा कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ क्या था कि दोनों कैरेक्टर अलग अलग जीन अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पाए गए थे, यस और नो? Yes. अगर Yes, ये sir. दोनों कैरेक्टर, हाँ अगर ये दोनों कैरेक्टर सेम जीन पे पाए जाएं और कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, यानी किसी भी तरीके का कोई आर्म्स एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप देखिए कि ये दोनों क्रोमोसोम के आर्म एक एक गैमिट में जाएंगे, यानी एक गैमिट ड्रॉ करें तो उसमें ए और बी जाएगा, दूसरा गैमिट ड्रॉ करें तो उसमें भी कैपिटल ए कैपिटल बी जाएगा, तीसरा गैमिट ड्रॉ करें तो स्मॉल ए और स्मॉल बी जाएगा, चौथा गैमिट ड्रॉ करें तो उसमें भी स्मॉल ए और स्मॉल बी जाएगा, अगर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है तो ये जस्टिफाइड है। Yes, sir. Yes, sir. तो मेंडल साहब के मैथमेटिकल स्टडी से ये पता चलता है कि मेंडल साहब ये चीज मान के बैठे थे कि हर क्रोमोसोम पे एक अलग अलग जीन पाया जाता है, हर जीन के लिए एक क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होगा या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉट क्रोमोसोम। अगर हम वर्ड भी नहीं यूज करें तो मेंडल साहब तो क्रोमोसोम और सेल के अंदर नहीं देख पाए, उन्होंने ये कहा कि हर फैक्टर पे एक कैरेक्टर अवेलेबल होता है। और मॉर्गन साहब जब इस चीज को ड्रॉ किए तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के तौर पे यहाँ पे दिखाई दिया था। लेकिन जब सेकेंड टाइम में आपको पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो हो रहा है लेकिन आपके पास कुछ स्पेसिफिक गैमिट्स हैं, वो सिंथेसाइज ही नहीं हो रहे हैं, या तो आपके पास सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर अवेलेबल है या सिर्फ रिसेसिव कैरेक्टर अवेलेबल है। यानी कि आप मान के चलो कि सीड का कलर और सीड का शेप या तो येलो और राउंड होगा, नहीं तो ग्रीन और रिंकल होगा, कभी भी येलो और रिंकल ग्रीन एंड राउंड होगा ही नहीं। ऐसा कोई फ्रूट आपको मिला जिसमें या तो येलो और राउंड है या ग्रीन और रिंकल है, ग्रीन कलर का राउंड या येलो कलर का रिंकल आपको सीड मिला ही, तब वहां पे क्या हो रहा होगा, तब ये पता चलता है कि येलो और राउंड ग्रीन और रिंकल एक ही क्रोमोसोम पे पाया जाता है। अगर आप उस कॉम्बिनेशन को भी तैयार करते हैं तो भी आपके पास सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही अवेलेबल होगा। अब इसको क्रॉस करके देखो तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी हर बार यही बनेंगे, यस और Yes, sir. कोई Yes, और sir. कॉम्बिनेशन अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं अवेलेबल होगा, तुम क्रॉस करके देखो। तो इस केस में क्या है कि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही जो है वो सामने में निकल करके आ रहा है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो मेंडल साहब का अपना एजम्पशन था वो यहाँ फुलफिल होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये क्या बताया मॉर्गन और बाकी साइंटिस्ट ने, जो लोग भी इस पे काम कर रहे थे, वो ये बताए कि ऐसा पॉसिबल है कि क्रोमोसोम के एक ही आर्म पे एक से ज्यादा फैक्टर्स अवेलेबल हैं। जब वो गैमीट में असॉर्ट कर रहे होते हैं तो एज अ यूनिट असॉर्ट करते हैं, और तब उन कैरेक्टर को हम लिंक्ड जीन्स बोलते हैं और प्रोसेस को लिंकेज बोलते हैं। क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है। फिर हम लोगों को ये समझ में नहीं आया कि जब ए और बी ही सिर्फ बन रहा है तो हम लोगों को पास में हाइब्रिड प्लांट का रिजल्ट कैसे आए। हाइब्रिड प्लांट के रिजल्ट कहने का मतलब, अब आ जाइए कंडीशन सी में, कि आखिर हम लोगों को येलो डोमिनेंट और रिंकल रेसेसिव कंडीशन के सीड्स कैसे मिल गए, चाहे ग्रीन रेसेसिव और राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के कैसे मिले। तब उन्होंने मॉर्गन ने बताया कि मियोसिस के प्रोफेज 1 में उनको कुछ आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिए थे। कुछ आर्म्स माइक्रोस्कोप के अंदर में एक्सचेंज होते हुए दिखाई दिए थे होमोलोगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर में। यानी यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, अब यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए, कैपिटल बी और कैपिटल बी और कैपिटल ए। और इनका जब रिजल्ट हुआ था काइजमाटा फॉर्मेशन, और जब आप इसका क्लीवेज को कर रहे थे, याद आ रहा है कुछ कुछ सेल Yes. डिवीजन। तब जब आपके पास गैमिट बन के आया, तो एक गैमिट कैपिटल ए और बी टाइप थे, दूसरे गैमिट जो थे वो कैपिटल ए और स्मॉल बी टाइप के थे, ठीक है। तीसरा गैमिट जो है वो स्मॉल ए और कैपिटल बी टाइप का था, एक्सचेंज हो जाने के बाद में ये वाला पार्ट को। और चौथा गैमिट जो था वो स्मॉल ए और स्मॉल बी का था। अब कंडीशन ए और कंडीशन सी में क्या डिफरेंस आ रहा है कि कंडीशन ए और कंडीशन सी दोनों में कैरेक्टर ए और बी, कंडीशन सी में कैरेक्टर ए और बी एक ही क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं, जबकि कंडीशन ए जो होता है वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चलते आपके पास रिकॉम्बिनेशन होने के चलते आपके पास अलग अलग गैमिट बन रहा था, जबकि यहाँ पे जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के चलते अलग अलग गैमिट बन। इंपॉर्टेंट है या नहीं है? Yes, sir. Yes है। समझ में आएगा? Yes. Yes, sir. दिस इज द ब्यूटी ऑफ जेनेटिक्स, कि आखिर ये काम कैसे किया गया था उस वक्त में। तब जा करके इन लोगों ने रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज पे स्टेटमेंट देना शुरू किया। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आज की क्लास Yes. क्यों नहीं स्टार्ट की, और इस क्लास के पहले इन सारे चीजों को डिस्कस क्यों किया गया है, कंडीशन ए, बी और सी। यस और नो? Yes.